नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं एनालिसिस। ये सारा सब कुछ आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। तो इस तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो जब आप बेल आइकन प्रेस किए होंगे तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और मेरे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। क्योंकि इसमें न केवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके करंट अफेयर को कवर किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, बल्कि अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो या फिर आपके एसएससी से हो, किसी भी स्टेट की टीचिंग के एग्जाम हो या फिर उसके फोर्स के पुलिस के एग्जाम हो या फिर कोई भी जो फोर्स के एग्जाम हो, तो सारे करंट अफेयर्स इसमें एक साथ सारे कवर हो जाते हैं। बाकी न केवल कि कवर होते हैं, आपकी समझ को भी विकसित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इस अपना प्यार देते रहिए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को बढ़ाते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें ऐसा करने में मेरी भी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख करंट अफेयर्स, बाद में करते हैं उनका एनालिसिस। जो आपने आज पिक्चर देखी है, ये है सुंदरबन। सुंदरबन आपको बताऊं चाहिए पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है और ये यहाँ पे एशियन टाइगर है, वो यहाँ उनका निवास स्थान है। इन्हीं को देखते हुए बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से, आपको पता, हमारे पूर्व भारतीय जो महान कप्तान हुए हैं सौरव गांगुली क्रिकेट के, उनका भी नाम इसी के बेस पे पड़ा हुआ था। तो अब क्या होता है, अभी बाढ़ आ रही है, जिससे क्या हुआ है, सुंदरबन भी डूब रहा है, साथ ही साथ यहाँ लोगों को भी दिक्कतें आ रही है। तो आइए आज देखते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जो कि हमारे देश की, इस पे हमें गर्व होना चाहिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके एबी पीएमजे को नाम से जाना जाता है। अब इसने अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी कर ली है, अर्थात ट्रिपल सेंचुरी मतलब उसके 3 साल पूरे हो गए हैं। इसको 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आप वो 100 का मत जोड़िए, मैंने वो 3 के हिसाब से कहा है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, क्योंकि इसके प्रदर्शन को लेकर एक समीक्षा की गई है और उसकी बैठक आयोजित की गई और उसका प्रदर्शन को देखा गया है कि आखिर हमने इसमें क्या गेन किया है। अभी हाल ही में कुछ नए निष्कर्ष निकले हैं, जिनके अनुसार क्या हुआ है, भारतीय सुंदरबन में जो बसावट क्षेत्रों की जो तटरेखाएं हैं उनमें जैव विविधता का लगातार हार्स हो रहा है, उनमें नुकसान हो रहा है और ये सारा मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे चांद-ई-5 के जांच के बारे में, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये चीन के द्वारा इन्होंने इसको लॉन्च किया गया था और चीन ने ही इसका एनालिसिस करके ये बताया हमें कि इन्होंने जो भी वहाँ पे नमूने एकत्रित किए हैं, उनको टुकड़ों को लैंडिंग साइट के पास सुविधाओं से जोड़ने के लिए भूवैज्ञानिक उन्होंने मैपिंग कर ली है। इसका इन्होंने आज निष्कर्ष दिया है हमें। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने भारत में गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अर्थात यूपा के चल रहे उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ इसी की स्थिति को एक चिंताजनक भी बताया है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए अब क्या करेंगे, जितने मैंने ऊपर आपको करंट अफेयर्स बोले, अब उनका बारी बारी से करते हैं एनालिसिस और आपको बताते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ये कहाँ से लिंक है। बाकी आप देखिए डिटेल में आपको क्या मिलता है, हासिल क्या होता है। सबसे पहले हम उन पेपर को देखेंगे जो यूपीएससी की जीएस पेपर 2 से लिंक है। अगर हम देखें आयुष्मान भारत जो पीएमजे है, इस योजना को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हैं, तब कोई क्वेश्चन आएगा वहां से उसको देखा जाएगा। तो इसका अगर आप उसकी टैगलाइन देखेंगे इस योजना की, इसमें क्या हुआ, क्या लिखा है, बीमार ना रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, ये इसकी टैगलाइन है। तो देखते हैं इस बारे में क्या बात है कि अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी जो योजना उसके बारे में बात की जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पूरी तरह से सरकार द्वारा इसको फाइनेंशियली वित्त पोषण दिया जाता है, नहीं सरकार ही इसका पूरा रुपया देती है। इसमें क्या होता है, ये सार्वजनिक और निजी पैनल वाले अस्पताल हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर हो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल। उसमें क्या होता है, मेडि प्राथमिक यानी उपचार तो घर पे, पर माध्यमिक और तृतीय जो देखभाल होती है, उसमें अस्पताल में भर्ती किए गए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख का कवरेज प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन को याद रखिएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख का कवर प्रदान किया जाएगा, यानी कि पूरे परिवार को आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ना कि एक इंसान को। ध्यान रखना, पर फैमिली इसमें 5 लाख रुपए की बात कही गई है। अगर इसे देखें, इस कवरेज की बात करें तो ये लगभग 10.74 करोड़ से अधिक गरीबों और कमजोर हकदार परिवारों को इसमें लाभों में शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें 10.74 करोड़ गरीब परिवार शामिल हैं। तो लोगों की संख्या लगभग कितनी है, 50 करोड़ इसमें लाभार्थी है। सेवा के बिंदु पर यहाँ पे क्या होता है, लाभार्थी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कैशलेस उनको पहुंच पर प्रदान की जाती है, जिससे आसानी से वो अपना इलाज करा सकें। इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत पीएमजे योजना के राष्ट्रव्यापी रोल आउट और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। किसको, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, अर्थात नेशनल
हेल्थ अथॉरिटी। ये योजना कुछ केंद्र क्षेत्र के घटकों के साथ साथ एक पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इसकी अगर पात्रता देखें, इसमें क्या है, परिवार का चाहे कोई आकार हो, कुछ भी उनमें उम्र हो, कोई उनका लिंग हो, या मेल और फीमेल हो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं किया गया है। सभी जितनी भी पूर्व मौजूदा स्थितियां हुए हैं उनको पहले दिन से इसमें कवर किया जाता है। हो सकता है पहले से आप बीमार हो, लेकिन उसको जिस दिन से आप इसको लेंगे उस दिन से आपको इसमें कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो ऐसा है नहीं कि जिस दिन बीमार पड़ डायरेक्ट, कभी कभी होता है 1-2 दिन डिले होता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या योजना बनाई है कि आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उसके 3 दिन पहले से लेकर जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे उसके 15 दिनों के बाद का खर्च, उसमें जो कौन सी दवाएं लगी, क्या उसमें ट्रीटमेंट हुए, उन सब का ये कवर करती है। इससे पूरे देश में इसमें पोर्टेबल है, पूरे देश में इसको लाभ मिलेगा, कोई क्षेत्र विशेष में नहीं इसमें देखा गया है। साथ ही साथ इसमें लगभग 1393 प्रोसीजर शामिल किए गए हैं, उससे उनसे संबंधित जितनी लागतें हैं उनको इसमें कवर किया गया है, जिसमें दवाएं, उनकी आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सक की फीस, कमरे का वहाँ पे क्या फीस लग रही है, आपकी सर्जरी हुई तो उसका शुल्क क्या हुआ है, आप ऑपरेशन थिएटर में गए तो उसका क्या हुआ, आईसीयू जो फीस है उसमें क्या हुआ है, इसमें ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। बल्कि इसके आगे भी कुछ अगर खर्चा होता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें सरकारी हॉस्पिटलों को निजी हॉस्पिटल के बराबर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति भी दी जाती है। इसमें सरकारी हॉस्पिटलों को भी रुपया देने की बात कही गई है। अगर हम प्रेजेंट टाइम के जो नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण देखें, जो आपको पता बजट से पहले जारी किया जाता है, उनके आंकड़े अगर देखें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए कार्यक्रम को लागू करने वाले राज्यों में कई स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने में उन्होंने योगदान दिया है। साथ ही साथ इसमें जो राज्य शामिल होते हैं उनके स्वास्थ्य बीमा के अधिक पैठ का अनुभव किया गया है। वहाँ पर शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी आई है। परिवार नियोजन सेवाओं की बेहतर पहुंच वहाँ पे हो पाई है। साथ ही साथ यहाँ पे HIV एड्स के बारे में अधिक अवेयरनेस का अनुभव भी वहाँ पे किया गया है। और जिन राज्यों में ये स्वास्थ्य कवरेज बीमा ये लागू नहीं किया गया है तो वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ 10% तक की स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई है। और इसमें क्या हुआ है, जहाँ इन्होंने यूज किया वहाँ पे स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 54% की वृद्धि हुई है। तो इसको एक अच्छी पहल है, इसको आपको जानना भी चाहिए और आपको इसका कार्ड भी बनवा लेना चाहिए। आइए बात करते हैं यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से लिंक्ड पेपर के बारे में। हाल ही में अब एक कमेटी बनाई गई है, वो उसने क्या किया है, उसने अपना कंक्लूजन निकाला है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। आपको पता चलिए गोकुल का लिंक कहाँ से है, श्री कृष्ण से है, तो उसमें आखिर तो उसी से संबंधित कुछ बात होगी। तो आप ऐसा लिंक सोच लीजिए कि भारत में जितना भी है गाय, जितनी भी जातियों का प्रजनन होता है और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जो अपनी देसी जो गायें हैं उनकी नस्लों का संरक्षण करने, उनका विकास करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 2014 में शुरू किया गया था। ये किसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें इन चीज़ों को शामिल किया जाता है, इसको उत्पादन से लेकर भंडारण तक, उनका प्रोडक्शन, गाँव को कैसे रखा है उसके बारे में। और इस मिशन के उद्देश्य की बात की जाए तो ये देसी नस्लें जितनी गाय की उनका ये संरक्षण करता है, उनके विकास में हेल्प करता है। इसमें क्या है, देसी मवेशियों की नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम भी शुरू किए जाते हैं, ताकि क्या है, अगर उनमें आनुवांशिक रूप से कुछ दिक्कतें हैं उनमें सुधार किया जा सके और उनके स्टॉक में क्या हो सके, वृद्धि की जा सकती है। इससे क्या होगा, न केवल उनके दूध में उत्पादन बढ़ेगा बल्कि बल्कि टोटल जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इसमें वृद्धि करेगी। इसमें आपको बताना चाहिए गाय की कुछ नस्लें होती हैं, इनका आप नाम सुन लीजिए और कहीं ना कहीं पेपर में आता है किसकी नस्लें हैं, तो ध्यान रखिए। गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थार पारकर, लाल सिंधी जैसी जितनी भी जो आपकी कुलीन देसी नस्लें हैं उनका उपयोग करके क्या किया जाएगा, अब जो अन्य जो नस्लें हैं उनको भी अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, इनकी प्राकृतिक सेवा के लिए इसमें रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जिनमें क्या हो, उनके जो स्पर्म होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उससे भी क्या हो, अच्छे से उनका क्या हो, नए जो बछड़े आए, नई जो गायें हैं वो अच्छी क्वालिटी की, अच्छे तरीके दूध दें। इसी से लिंक है गोकुल ग्राम। तो गोकुल ग्राम क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत क्या है, 40% तक जो अन्य वर्णित जो नस्लें हैं जो अच्छी नहीं है उनकी नस्लों में सुधार सहित जो स्वदेशी नस्लें हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एक एकीकृत विकास केंद्र, मवेशी विकास केंद्र की उसमें कल्पना की गई है। उस प्रक्रिया को ही गोकुल ग्राम की स्थापना है, उसमें बात की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, इससे क्या होगा, जो देसी प्रजनन जो होगा, जो बात है, और जो शहरी मवेशियों के आसपास के लिए महानगरीय शहरों के पास इनकी स्थापना की जाएगी, वहाँ पर गाँव का संरक्षण दिया जाएगा। ऐसे जैसे गौशाला समझिए उस टाइप का इसमें बनाया जाएगा, तो थोड़ा इनको यहाँ पे और भी हेल्प की जाएगी। इसकी विशेषताएं अगर देखें गोकुल ग्राम की क्या होंगी, ये गोकुल ग्राम अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे और घर में खपत और पशु उत्पादों की बिक्री के लिए दूध, उनकी जैविक खाद जो आप देखें गोबर होता है वगैरह, उनका जो मूत्र होता है वो, वर्मी कंपोस्ट, मूत्र आसवन और बायोगैस से बिजली के उत्पादन में आर्थिक संसाधन ये उत्पन्न करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, इनको इनकम मिलेगी। साथ ही साथ ये किसानों जो प्रजनक हैं, जो क्या करते हैं, जो गाय बछड़े पैदा करवाते हैं वो, और उनके लिए C2 प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब उसी जगह पर उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी जहाँ पर वो रहते हैं, और उनको अब क्या किया जाएगा,
आपको मॉडर्नाइज उनको किया जाएगा, उससे वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ गोकुल ग्राम में देसी नस्लों के विकास के केंद्र के रूप में इनको कार्य करता रहेगा, और साथ ही साथ जो प्रजनन पथ में किसानों को उच्च आनुवंशिक प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति के लिए भरोसेमंद स्रोत होंगे कि आप यहाँ से सीमन ले जाइए, तो उसमें क्या होगा, उच्च क्वालिटी का जानवर आएगा, उसकी प्रजनन क्षमता अच्छी होगी और वो दूध अच्छी तरह से देगा। साथ ही साथ गोकुल ग्राम दुधारू और उत्पादक जो पशु है वो 60-40 के अनुपात में यहाँ पे बनाए रखेंगे, यानी जो लोग दूध देते हैं, अगर 100 जानवर है तो 60 ऐसे होंगे जो दूध देंगे, 40 वो हैं जो दूध नहीं देते हैं। साथ ही साथ इनको एक बार में 1000 एक गोकुल ग्राम में उनको रखा जाने, संरक्षण करने की क्षमता इसमें विकसित की जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, गोकुल ग्राम में घरेलू चारा उत्पादन के माध्यम से पशुओं के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। आप लोकली रूप से वहाँ पे चारा उगाया जाएगा। आइए बात करते हैं सुंदरबन को मानवीय गतिविधियों से खतरा क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक अगर आपसे क्वेश्चन आता है पर्यावरण का संरक्षण और उनसे संबंधित मुद्दे, वहां से ही आएगा। तो देखते हैं आखिर मुद्दे और चुनौतियां इसमें हैं क्या, उसको करने से पहले हम देख लेते हैं पहले कि आखिर सुंदरबन क्या है, किसको सुंदरबन बोला जा रहा है। तो ये क्या है, सुंदरबन क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और न केवल भारत का बल्कि क्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसको क्या किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में इसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ अभी ये रामसर साइट बनने की रास्ते पर चल चुका है। तो अगर हम बात करें तो ये है कहाँ पे सुंदरबन, तो ये आपको देखिए जो मैप है ये कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल का जो मैप है उसमें नीचे साइड आएंगे तो वहाँ पे ये है, ये जो मैप है ये क्या है, सुंदरबन डेल्टा का है। ये लगभग 135 किलोमीटर में फैला हुआ एक आर्द्र क्षेत्र है, अर्थात में दलदल क्षेत्र पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे लगभग, वैसे एग्जैक्ट 96 हैं, लगभग 100 के सभी इसमें रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे रहते हैं। साथ ही साथ भारत में जो 26 रामसर साइट्स हैं उनमें क्या है, इसमें इसको भी शामिल कर लिया गया है। वैसे 43% ऑफ इंडियन मैंग्रोव कवर इन द सुंदरबन, तो भारत में टोटल मैंग्रोव है उसका 43% अकेलौता कहाँ पाया जाता है, रामसर साइड में पाया जाता है। तो आपको रामसर साइड का पता चल गया, क्योंकि आर्द्र भूमि है तो देश की डाइवर्सिटी की हेल्प करती है, तो आपको पता चल गया। अब देखते हैं आखिर इसमें दिक्कतें क्या रही हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ के जो तट है, जो ये आप देखिए जो नीचे सुंदरबन है, तो ये जो इनका कोस्टल रीजन है नीचे वाला, ये इस कोस्टल रीजन में क्या किया गया है, यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है, और कुछ समय के लिए लाभ पाने के लिए अब इन वनों को क्या कटाई की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, अंधाधुंध का विनाश हो रहा है। जिसके कारण क्या कर रहे हैं, मैंग्रोव के छोटे छोटे टुकड़े करके धीरे धीरे अपनी मौलिकता को खोता जा रहा है, वो सीधे सीधे समाप्त होता जा रहा है। इससे क्या होगा, इन पैचों में क्या होता है, कई दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पतियां रहती हैं, कुछ जीव रहते हैं, उनके समृद्ध आवास के रूप में मैंग्रोव वन को जाना जाता है। तो अगर इनको तोड़फोड़ होगी, उनका विनाश किया जाएगा, तो उनके भी अस्तित्व खतरा होगा। जब उनके अस्तित्व खतरा होगा तो डायरेक्ट वे में तो नहीं, कुछ समय बाद मानव के भी अस्तित्व को खतरा दिखाई पड़ेगा। अगर कोस्टल लाइन की बात करें तो मैंग्रोव मैंग्रोव का जो इकोसिस्टम है उसके निरंतर नुकसान से वहाँ पे क्या हुआ है, जो दुर्लभ टैक्स के लिए जो खंडित और नाजुक मैंग्रोव आवास है उनका निर्माण किया गया है। उनके आंदोलन और फैलाव के लिए बाधाओं को तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जैव विविधता के इस अपरिवर्तनीय नुकसान की अक्सर उपेक्षा की जाती रही है। मतलब आप इसको तो काटते रहते हैं, अक्सर आपने कहा जंगल काट देते हैं, तो अब नुकसान क्या होगा उसके हम कुछ देखते ही नहीं है। लेकिन उससे होगा क्या, जिसकी भरपाई होगी वो कभी भी नहीं की जा सकती है। और आपको एक सिद्धांत चलता है कि आप क्या करें, जो अभी स्थापित हैं उनको काट दीजिए, यानी जो वहाँ पे स्टेब्लिश पेड़ हैं उनको काटिए और नए लगाइए। तो इस सिद्धांत से भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है, ये इसमें बात संकेत किया गया है। साथ ही साथ अब इसमें अगर इतनी दिक्कतें तो हम क्या करें, तो करना क्या होगा कि सुंदरबन में क्या होता है, जो तालाब होते हैं जिनमें झींगा पालन किया जाता है, उनके प्रदूषित जो जो जल होता है उसको क्या किया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है आगे इसमें इस डेल्टा के अंदर। तो इससे क्या होता है, ये प्रभावित होता है, प्रदूषित होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, झींगा पालन को लोकप्रिय बनाने के बजाय क्या करना चाहिए हमें, यदि वहाँ पे स्वदेशी मछलियाँ हैं उनकी पकड़ने गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। झींगा की जगह पे जो वहाँ पे स्वदेशी रूप से पहले मछलियाँ पाई जाती थी उनको वहाँ पे लाएं, तो वो क्या करेंगी, वो उनकी जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। साथ ही साथ हम तटीय खतरे वाली जैव विविधता को संरक्षित करें, और हो सके तो वहाँ पर जो तटीय निवासी हैं उनको कुछ आजीविका दें। तो क्या करें, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उनको बनाए रखने में वही लोग मदद कर सकते हैं, तो उनको जरूर उसमें शामिल करें, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। आइए बात करते हैं चांद E5 मिशन के बारे में। इन्होंने कुछ इन्होंने परीक्षण किए और फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए हैं। तो ये टॉपिक है अंतरिक्ष में जागरूकता संबंधित, कोई लिंक आएगा तब तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, चांद E5 आखिर है क्या, किस देश ने इसको लॉन्च किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर बैकग्राउंड देखें तो चंद्रमा से चट्टानों और मिट्टी को ले जाने वाले चीनी अंतरिक्ष यान है ये। इसे दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर वापस लाने वाली मिशन अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अब चाइना ने 1970 के बाद सफलतापूर्वक चंद्रमा से नमूने प्राप्त करने वाला ये पहला देश बन गया। लेकिन लगभग पिछले 4 दशकों से कोई देश ऐसा नहीं है जो चंद्रमा से गया हो और वहां से कुछ नमूने वापस लाया हो। तो जो आपका ये आप देख रहे हैं, ये जो जो आप सेट और रोवर देख रहे हैं जिसका नाम है चांग E5, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 दशक बाद चाइना ने ये कर दिखाया। तो आप जान रहे हैं चाइना का ही रोवर है। तो इसको कहाँ पे उतारा गया था, चांग E5 लैंडिंग साइट क्या थी, उत्तरी ओशनस
प्रोसिलरम में चंद्रमा के निकट इसके पश्चिमी किनारे पर इसको उतारा गया था। यह लगभग 2 अरब वर्ष की आयु के साथ चंद्रमा के सबसे कम उम्र के भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में से एक एरिया है। इसके सतह पर जो भी टुकड़े पाए गए, अर्थात जो छोटे छोटे टुकड़े पाए गए, इनको स्क्रैप जो सामग्री पाई गई, वही ढीली मिट्टी यहाँ पे होती है, जो विभिन्न आकारों के प्रभाव के कारण अरबों वर्षों में चंद्र चट्टानों के विखंडन और पाउडर के कारण परिणाम स्वरूप चेंज हो चुकी है। तो उसको ये कलेक्ट करके लाए थे। तो इससे होगा क्या, इनर मंगोलिया में एक सफल लैंडिंग ने चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चंद्र नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश बना दिया। यानी कि मून से जो सैंपल लेके आए हैं उसको सबसे पहले अमेरिका लेके आया, फिर रसिया लेके आया था, अब तीसरा देश बन गया है चाइना। इसमें क्या हुआ है, इसमें बात की गई थी लगभग 2 किलो नमूने इन्होंने सैंपल इकट्ठे किए थे, लेकिन अभी चाइना ने खुलासा नहीं किया है कि वास्तव में उन्होंने कितना वहां पे इकट्ठा किया। अगर चांग E5 के बारे में बात की जाए तो ये चीन का मानव रहित अंतरिक्ष यान है। इसको रिसर्च या जांच के नाम पर पौराणिक जो चीन की जो देवी है चंद्रमा देवी, उनके नाम पर इसको चांग ई रखा गया। चांग ई देवी का नाम, जैसे हम चंद्रमा देवी बोलेंगे तो वो वहां पे चांग ई बोलेंगे। इस रॉकेट में 4 भाग थे। एक ऑर्बिटर था, यानी कि वो चारों तरफ चक्कर मारता, उसे बोलते हैं ऑर्बिटर। एक रिटर्नर था जो वापस लेके आएगा। एक ऊपर ले जाने वाला था आरोही, और एक लैंडर करने वहां पे लैंड करने वाला था, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है। तो इसमें क्या हुआ है, अंतरिक्ष जब इसके चीन ने अपने अंतरिक्ष इतिहास में इसमें 4 प्रथम यानी 4 फर्स्ट एहसास होने की उम्मीद की है कि 4 बार ये फर्स्ट, किन चीजों में 4 बार फर्स्ट आए हैं। पहले तो इन्होंने ये दिखाया है कि चंद्रमा की पहली बार सतह में जांच के लिए उन्होंने उड़ान भरी चाइना ने। दूसरा, पहली बार उन्होंने क्या किया, स्वचालित रूप से चंद्र सतह का नमूना लेके वापस आए, यानी कि वहां पे सैंपल कलेक्ट करके लाए उनके। तीसरा, इन्होंने पहली बार क्या किया है, मानव रहित इन्होंने क्या किया, मुलाकात और चंद्र कक्षा में डॉकिंग का संचालन इन्होंने पहली बार किया, वह मानव रहित होकर तीसरा ही हो गया। पहली बार ही चाइना ने क्या किया है, पलायन वेग में, स्केप वेलोसिटी से बोलते हैं, उसके उस चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल के साथ पृथ्वी पर लौटने वाली पहली बार इन्होंने यहाँ सफलता हासिल की है। तो 4 इन्होंने क्या किया है, पहली बार चाइना ने किया है, तो इन्होंने अपने आप को अचीवमेंट मानी है। आइए बात करते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपा के बारे में। ये आपका टॉपिक लिंक है, आंतरिक सुरक्षा से के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्यों और गैर राज्य जो फैक्टर हैं उनकी क्या भूमिका है, उस पर बात की गई है। तो ऊपा को इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से बातों को दबाया जाने की कोशिश की जा रही है और किन बातों को अनलॉफुल एक्टिविटी बोलेंगे, तो इसके बारे में बात की गई है। तो इसको क्या किया गया है, आपको संयुक्त राष्ट्र के जो मानवाधिकार उच्चायुक्त है उसने क्या बोला है कि कश्मीर में बार बार दिक्कतें हो रही हैं, तो इसमें क्या उसे चिंता जताई है कि मानवाधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। उसने क्या बोला है कि जम्मू और कश्मीर राज्य का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने जो उच्चायुक्त उन्होंने टिप्पणी की है कि राज्य में पूरे देश में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत दर्जनों मामले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और राज्य में सबसे अधिक मामले जम्मू कश्मीर में है ऊपर के अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के। उन पत्रकारों के मामलों के बारे में भी इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करके वो अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उनको भी इसी के तहत लेकर उनको हिरासत में ले लिया गया है। इसीलिए कश्मीर में लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि देश के कई हिस्सों में विरोध किया जा रहा है, केवल कश्मीर ही नहीं है। हालांकि ये आतंकवाद का मुकाबला करने और जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहां के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास को मानव अधिकार का उच्चायुक्त स्वीकार करता है, लेकिन उनको ये भी आगाह करता है कि अगर आप इस तरह के लगातार प्रतिबंध लगाए रहेंगे और इन प्रतिबंध लगाकर अगर आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो उसका परिणाम ये आएगा कि लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, और जिससे क्या होगा, वहां पर तनाव यानी टेंशन और असंतोष वहां पर बढ़ावा मिल सकता है। तो आप ऐसा लगातार ना करिए। तो ये देखते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है क्या। इसको 1967 में पारित किया गया। इस कानून का उद्देश्य ये है कि भारत में जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां होंगी उनसे उनके क्या होगा, उनकी यूनिट को, उनके संघों को क्या किया जाए, प्रभावी रोकथाम करना का केंद्र का लक्ष्य है। साथ ही साथ इसमें क्या है, इस एक्ट के तहत क्या है, केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति दी गई है, जिसके माध्यम से अगर केंद्र सरकार किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानता है तो उसको क्या करेगा, वो आधिकारिक रूप से राजपत्र के माध्यम से घोषित उसे कर देगा और उस पर कार्रवाई करेगा। और इस कार्रवाई में उसे लोगों को जो इसके अंतर्गत आएंगे उनको मृत्युदंड भी दे सकता है या फिर आजीवन कारावास की सजा भी उसमें दे सकता है। ये इसके लिए उसको अधिकार पूरे दिए गए हैं। और इसमें थोड़े फैक्ट देखे जाएं तो इसके तहत न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी दोनों को भी, नागरिकों को इसमें शुल्क लिया जा सकता है। नहीं, अगर आपने कुछ गलत काम किया, अगर उसमें शुल्क वाले प्रावधान है तो दोनों से ही लेंगे, चाहे आप भारत के हो बाहर के हो। साथ ही साथ यह अपराधियों पर उसी तरह लागू होता है, भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया है, लेकिन अगर उसके नागरिक हैं तो उन पर भी, अगर आपने विदेश में कुछ भाई कार्य किया और आप इस देश के नागरिक हैं जिससे देश की क्या हो, गरिमा को कुछ ठेस पहुंची है या उसकी एकता भाईचारे में कोई दिक्कत आई तो भी आपको लगा देगा। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत भी है, मतलब कहीं ना कहीं हर चीज की एक अच्छाई है तो एक बुराई भी होती है। इसमें जो
जांच एजेंसियां हैं उनको गिरफ्तारी करने के बाद 180 दिनों तक यानी लगभग 6 महीने तक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 180 दिनों तक आप किसी को हिरासत में ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अदालत को बता देते हैं तो इसकी अवधि को और बढ़ा सकते हैं। तो 6 महीने तक आप उसको आप कस्टडी में लेके उनसे बातें कर सकते हैं। तो 2019 में कुछ संशोधन की बात कही गई थी। इसमें जो प्रमुख राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था। साथ ही साथ उसमें उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच की जा सकती है, इनको ये अधिकार दे दिए गए। साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो इंस्पेक्टर या उसके ऊपर रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको राज्य में जो डीएसपी होते हैं या एएसपी होते हैं या फिर उनके ऊपर रैंक के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा संचालित आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार देता है। अगर किसी राज्य में डीएसपी एएसपी रैंक का कोई इंसान अधिकारी की जांच कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, तो उसको इसके जो इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर वाले अधिकारी हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रावधान कर दिया गया है कि आप इसके तहत किसी व्यक्ति को अगर आपको लगता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो खासकर जो धाराएं हैं उनकी धारा इंपोर्टेंट है 15, 17 और 18। 15 में क्या कहा गया है, आतंकवादी अधिनियम के अपराध को इसमें शामिल किया गया है। धारा 17 में आतंकवादी कार्यों करने के लिए धन जुटाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और इसकी धारा 18 में आतंकवादी कृत्य जो यानी जो कार्य करने के लिए साजिश आदि इसमें जो करते हैं, लोग साजिश करते हैं कि ऐसा काम करते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको सजा, या फिर जो आपने जो कार्य किए हैं उनको तैयारी करने वाली किसी भी कार्य के अपराध को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अदालत ने इसमें कुछ अपनी टिप्पणियां दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अदालती अधिनियम को हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ताकि उन्हें तुच्छ बनाया जा सके। साथ ही साथ आतंकवादी जो गतिविधियां हैं ये वे हैं जो सामान्य दंड कानून के तहत निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता से परे यात्रा करती है। यानी कि इसमें आतंकवादी गतिविधियों को इसलिए शामिल किया जाए कि आज जितनी आतंकवादी अधिनियम है उनको हल्के में ना लिया जाए क्योंकि वो देश की अखंडता को तोड़ेंगे। साथ ही साथ जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो सामान्य दंड कानून से हैंडल नहीं हो पाएंगी, इससे ऊपर की बात है। इसलिए इनको इनको इन्हीं जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको इसमें काम करना चाहिए। ये वाला उन्होंने हितेंद्र विष्णु ठाकुर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था ओपा के बारे में। तो ये था ओपा के बारे में। तो इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप इसमें कोई चेंजमेंट चाहते हैं, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने ईमेल अकाउंट को लिखिए, आपको सब पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसमें जरूर लिखिएगा। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा के साथ। थैंक यू।